जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पढ़े थे 3 तरह का, और उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं। आज पढ़ना है आर्द्रभूमि पारितंत्र, वेटलैंड इकोसिस्टम। आर्द्रभूमि पारितंत्र, वेटलैंड इकोसिस्टम। आप लोग वेटलैंड देखे होंगे, यहाँ आसपास है कोई क्षेत्र, बताते हैं लोग, जहाँ खूब सारा पानी जो है फैला हुआ है। देखे हैं कहीं? क्या नाम है उसका? मिनी गोवा। कितना दूर है यहाँ से? तो जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, आर्द्र भूमियाँ यह क्या होती हैं, यहाँ पे वर्ष भर लगभग ज़्यादातर समय में पानी क्या होता है, भरा रहता है। ये ना तो सागरीय क्षेत्र है, ना ही बहुत उथला क्षेत्र है, बस थोड़ा बहुत ऐसा है जिसको आप कीचड़ में कह सकते हैं, या साफ पानी हो सकता है ना। मतलब वर्ष भर के कुछ महीनों में ज़्यादातर समय में पानी भरा रहता है। जिन क्षेत्रों में वो प्राकृतिक रूप से भी भरा हो सकता है और मानव रूप में भी, है ना। मानव भी जब सिंचाई आदि करते हैं तो कुछ तालाब पोखर आदि हो जाता है ना, जिसको तालाब के आसपास का कुछ क्षेत्र होता है जहाँ पानी ज़्यादातर भरा रहता है, तो वो आर्द्र भूमियों में भी जाते हैं, वेटलैंड ही उनको कहते हैं, है ना। नाम से ही है, वेटलैंड मतलब है कि आर्द्र भूमि मतलब है जिस भूमि में ज़्यादातर क्षेत्र में पानी भरा रहे ज़्यादातर समय तक, ठीक है। और इसमें पानी जो होता है वह साफ भी हो सकता है ना, मतलब ताज़ा पानी भी हो सकता है, खारा पानी भी हो सकता है, समुद्री भी हो सकता है, और मतलब साफ जल ताज़ा जल भी हो सकता है ना, नदियों के द्वारा बहा हुआ, या समुद्र के किनारे कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्या है पानी इकट्ठा हो गया है तो वो खारा पानी रहेगा उसका। तो साफ पानी भी हो सकता है, खारा पानी भी हो सकता है, ठीक है। और इनको कहते हैं कि ये जो गहरे जलीय क्षेत्र हैं और स्थलीय क्षेत्र हैं उनके बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। मतलब जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं ये क्या होती हैं कि गहरे जलीय क्षेत्र और जो स्थलीय क्षेत्र है इनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है, मतलब कि स्थल से कोई नदी जा रही है, सागर में मिल रही है, तो उसके पहले का जो क्षेत्र है अगर वहाँ पे कुछ क्षेत्रों में उसका पानी इकट्ठा हो गया है तो उसी को आप आर्द्र भूमियाँ कहते हैं, ठीक है। वो आर्द्र भूमि है, या तो इस तरीके का होगा या तो प्राकृतिक तरीके से बारिश हो का पानी ही कई जगह इकट्ठा हो जा रहा है। जैसे वहाँ जो आप कह रहे हैं वहाँ कैसे पानी इकट्ठा होता है, जो मिनी गोवा बता रहे हो, वहाँ पानी का सोर्स क्या है? डैम का पानी है ना। तो डैम का पानी जब डैम बनाया गया, मान लीजिए ये नदी है प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे बना दिया गया है डैम, ठीक है। अब यहाँ से डैम से एक गेट, कई गेट रहते हैं पानी निकलने के लिए, लेकिन ये जब पानी इकट्ठा होता जाता है तो ये काफ़ी दूर तक इकट्ठा होता जाता है, होता है ना, ये काफ़ी दूर तक पानी इकट्ठा रहेगा। तो यहाँ ये पानी इकट्ठा, ये एक तरह से आर्द्र भूमि ही है ना। डैम भी एक तरह से आर्द्र भूमि का ही काम करने लगती है ना। फिर आर्द्र भूमियों का कुछ क्या है, आर्द्र भूमियों में कुछ पौधे उगते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये एक फैक्ट है जिनको आप अपनी आंखों से आराम से देख सकते हैं। उनका नाम है मैक्रोफाइट। तो आर्द्र भूमियों में जो छोटे पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं? मैक्रोफाइट। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्द्र भूमियों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मैक्रोफाइट कहते हैं। ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। आर्द्र भूमियों को प्रकृति की किडनी भी कहते हैं। प्रकृति की किडनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। किडनी, किडनी का क्या काम होता है? किडनी का क्या काम होता है? अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना? अलग करना आपके शरीर से, है ना। तो आर्द्र भूमियां क्या करती हैं कि जब पानी जब आर्द्र भूमियों पर पहुंचता है, आर्द्र भूमियां जो होती हैं तो वो क्या करती हैं? आर्द्र भूमियां उसका जो कचड़ा भाग है
ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको आर्द्र भूमियां रोक लेती हैं और बाकी फिर साफ पानी आगे की ओर बहता है। ठीक है, तो आर्द्र भूमियां क्या करती हैं कि जो जल है उसका वेस्ट मटेरियल क्या करती हैं, अपने पास रोक लेती हैं और बाकी जो पदार्थ है, जो साफ पानी है, उसको क्या करती हैं, आगे की ओर प्रवाहित होने देती हैं। या आर्द्र भूमियों में नीचे की ओर कचरा जमता जाता है, ऊपर एकदम साफ पानी रह जाता है ना। तो इस तरह से पानी को क्या करती हैं, स्वच्छ करने का भी कार्य करती हैं आर्द्र भूमियाँ। इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्रकृति की किडनी कहा जाता है। ठीक है, और क्या करती हैं आर्द्र भूमियाँ, जो नदियाँ हैं, है ना, तो जैसे मान लीजिए नदी है, कोई प्रवाहित हो रही है, तो नदी क्या करती है, अपने साथ बहुत सारा पदार्थ लेकर के प्रवाहित होती है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, अवसाद, है ना, अवसाद जिसको कहते हैं सेडिमेंट्स। तो ये आर्द्र भूमियाँ क्या करती हैं कि इनके जो अवसाद है इसकी मात्रा को क्या करते हैं, कम करते हैं। आर्द्र भूमियाँ स्वयं में उनको अवशोषित कर लेती हैं, जिससे नदियों में अवसाद की मात्रा में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, फिर एक फैक्ट क्या है आगे, शुद्ध वाला तो हो गया कि आर्द्र भूमियाँ जो जल है अगर गंदा है तो उसको शुद्ध करने का कार्य करती हैं, फिल्टर करने का कार्य करती हैं। अब आर्द्र भूमियाँ को डिवाइड किया जाता है दो भागों में, एक जो कि अंतःस्थलीय है और एक जो है तटीय है। अंतःस्थलीय का मतलब कि जो स्थलीय भागों के भीतर स्थित है, और जो तटीय हैं वो समुद्र के किनारे होंगी। तो आर्द्र भूमियों को दो भागों में बांट दिया गया है, अंतःस्थलीय इनलैंड और तटीय कोस्टल। इसमें भारत में क्या स्थिति है कि भारत में अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियाँ ज़्यादा हैं तटीय की तुलना में। भारत में अंतःस्थलीय क्या है, आर्द्र भूमियाँ ज़्यादा। अंतःस्थलीय में क्या क्या उदाहरण लिख सकते हैं आप, झील, तालाब, जलाशय, झील, तालाब, जलाशय, है ना, जलाशय मतलब डैम। फिर इधर क्या क्या लिख सकते हैं, तटीय जो आर्द्र भूमियाँ हैं, मतलब तटीय क्षेत्रों में जो कीचड़ मतलब दलदली वाले भाग हैं, है ना, उनमें आता है मैंग्रोव। मैंग्रोव का जो क्षेत्र है, एस्चुरी का जो क्षेत्र है, खाड़ी, कोई खाड़ी है अगर, है ना, जो खाड़ियाँ हैं आसपास रहती हैं, छोटी मोटी खाड़ी, जैसे कच्छ की खाड़ी, कच्छ कारण, वह भी एक आर्द्र भूमि ही है। मन्नार की खाड़ी हो गया, खंभात की खाड़ी हो गया, ये भी एक तरह से आर्द्र भूमियों का ही कार्य करती है। प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र भी, प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र भी क्या है, आर्द्र भूमियों के ही पार्ट हैं। एक फैक्ट और है कि आर्द्र भूमियों के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल सम्मेलन होता है, जिसको क्या कहते हैं, रामसर सम्मेलन। शब्द सुने होंगे अगर आप लोग। आर्द्र भूमियों के लिए है वो रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन होता है। रामसर जो है यह ईरान जो देश है उसकी सीमा पर स्थित है, और ईरान की सीमा किससे लगती है, कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर से लगती है ईरान की सीमा, और उसी के सीमा पर कौन स्थित है, रामसर, है ना। रामसर कैस्पियन सागर की सीमा पर स्थित है। यहीं पे 1971 पे क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, शुरुआत हुई थी रामसर सम्मेलन की। तो प्रतिवर्ष जो है 2 फरवरी का जो दिन होता है, 2 फरवरी का जो दिन होता है वो इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल वेटलैंड डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ। ठीक है, और भारत इसमें 1982 से सम्मिलित हुआ है।
मतलब भारत जो है इसमें 1982 से सम्मिलित हुआ है। 1982 के बाद से भारत भी अपने जो कुछ स्थल है उनको आर्द्रभूमियों के रूप में क्या करता है, नामित करता है, जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग जब होती है रामसर की, तो उसमें उसको क्या करते हैं, ऑथराइज करते हैं कि हाँ इसको मान लो। तो किसको शामिल करते हैं, कौन सी आर्द्रभूमियों को, वो आर्द्रभूमियाँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ना, जो महत्वपूर्ण है किसके लिए, जीवों के लिए, है ना, जो हमारे यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, उन सब आर्द्रभूमियों को इसमें लिस्ट किया जाता है। उसका संरक्षण किया जाता है कि उनको बचा के रखा जाए, वो सूख ना जाए, उसमें प्रदूषण ना फैलने पाए कि हम ले जाके कचरा फेंक दें, है ना, तो उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। इसी में एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, इसको कहते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। क्या कहते हैं, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक लिस्ट है, एक सूची है, जिसमें उन आर्द्रभूमियों का नाम लिखा जाता है जो कि क्या हो रही हैं, हमारे द्वारा प्रदूषण आदि के कारण वो नष्ट हो रही हैं, है ना, हमारे द्वारा प्रदूषण या हमारी गतिविधियों के कारण उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और वो आर्द्रभूमियाँ समाप्त हो रही हैं, डिग्रेड हो रही हैं, उनका इसमें रखा जाता है नाम। तो भारत में जो है, भारत की 3 आर्द्रभूमियों को इसमें रखा गया था। सबसे पहले जो आर्द्रभूमि रखी गई थी वो राजस्थान की थी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पहली आर्द्रभूमि जिसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण समाप्त हो रही थी। फिर उसके बाद 1993 में चिल्का झील, और चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और मणिपुर में है झील लोकटक झील। 1993 में चिल्का झील, कम से कम इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, और लोकटक, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। और जो पहली राजस्थान की केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सब 3 जो हैं अलग अलग समय में इनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया कि इनकी स्थिति जो है क्या हो रही है, खराब हो रही है, डिग्रेड हो रही है आर्द्रभूमियों की, तो इनको बचाया जाए और उन पे कार्य किया जाए ज़्यादा। तो इनमें से जो चिल्का झील है उड़ीसा वाली, इसको तो हटा लिया गया है, लेकिन ये दोनों अभी भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में क्या है, बने हुए हैं, लेकिन मतलब कि इनमें अभी सुधार नहीं आ पाया है, लेकिन चिल्का झील को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर कर लिया गया, ठीक है। तो ये आर्द्रभूमियाँ हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आप आर्द्रभूमियों की लिस्ट देख सकते हैं, ये अपडेट होता रहता है समय के साथ। जैसे कुछ का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में अपर गंगा में ब्रिज घाट से नरौरा तक का जो क्षेत्र है, गंगा का जो स्ट्रेच है, गंगा नदी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है ना, तो ब्रिज घाट से नरौरा तक का जो क्षेत्र है वो आर्द्रभूमि में रखा गया है। और जैसे केरल में अष्टमुदी झील है, सष्टमकोट्टा झील है, ज़्यादातर जो झील है वो आर्द्रभूमियों, मतलब रामसर सम्मेलन के तहत, रामसर समझौते के तहत उनको आर्द्रभूमियों में नाम दिया गया है। जैसे और उदाहरण, जैसे सांभर झील है, वह भी क्या है, राजस्थान में। ये सारी जो हैं जितना बताएं, ये भी रामसर समझौते के अंतर्गत हैं, लेकिन बस इनको एक अलग लिस्ट में भी डाल दिया गया है क्योंकि ये खतरे में चल रही हैं, मॉन्ट्रिक्स में। लोकटक झील भी है, त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है, तो ये लिस्ट है, ये भेज देके देख लीजिएगा। तो ये आर्द्रभूमियाँ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, प्रकृति के हिसाब से भी, और प्रकृति के लिए भी महत्वपूर्ण है, और प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है तो हमारे लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे अब बात करेंगे। एस्चुरी तो बताए थे आप लोगों को। एस्चुरी का क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पे नदियाँ डायरेक्ट जाके
महासागर में मिल जाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, वह क्षेत्र क्या होता है, एस्चुरी होता है। और वहाँ पे जो पानी है वो ताज़ा पानी और लवणीय जल का क्या होता है, मिक्स होता है, मिक्सचर होता है। तो और वहाँ पे कई सारे विशेष तरह के जीव जंतु और वनस्पतियाँ क्या होती हैं, रहती हैं। एस्चुरी पारितंत्र। तो एस्चुरी का निर्माण कैसे होता है ये तो आप लोगों को बता ही दिए हैं, है ना। एस्चुरी का निर्माण तब होता है जब कोई नदी जो है बहुत लंबा मार्ग न तय करे। जैसे अगर भारत का मैप देखेंगे आप लोग, तो भारत के मैप में पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के जो पश्चिम से नदियां निकलती हैं इधर से, जो कि कहाँ जाती हैं, अरब सागर में। तो इधर जो नदियां निकलती हैं ये तो काफ़ी लंबा मार्ग तय करती हैं। तो जब नदियां लंबा मार्ग तय करती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारा पदार्थ, जिसको आप सेडिमेंट, अवसाद कहते हैं, वह लेके चलती हैं और ले जा कर के जब सागर में मिलती हैं उसके पहले डेल्टा का निर्माण करती है ना, डेल्टा। लेकिन जो छोटी नदियां होती हैं वह ज़्यादा दूरी तय नहीं करती हैं, इसके कारण उनके पास ज़्यादा अवसाद नहीं होता है और वो जल्दी ही समुद्र में मिलती हैं, इसलिए वो डेल्टा नहीं बनाती, वो डायरेक्ट क्या है, समुद्र में मिल जाती हैं, है ना। तो उसको कहते हैं एस्चुरी, उस क्षेत्र को जहाँ नदियों का पानी और समुद्र से मिलता है, एस्चुरी। तो एस्चुरी का जो जल होता है वो 5 ppt से 35 ppt के बीच में होता है, ना तो ज़्यादा लवणीय होता है ना तो एकदम ताज़ा ही होता है, दोनों के मध्य की स्थिति होती है, क्योंकि वो संक्रमणीय क्षेत्र है ना, सागर और ताजे पानी का। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखेंगे तो जैसे जो प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता है वो किस नदी के किनारे थी, यूफ्रेटस नदी के किनारे, है ना। यूफ्रेटस नदी के किनारे ही प्राचीन जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, तो यूफ्रेटस नदी भी एस्चुरी का ही निर्माण कर रही थी। ठीक है ना, यूफ्रेटस, यूफ्रेटस नदी का नाम है। प्राचीन जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो इसी नदी किनारे थी। क्या हुआ, ठीक है। एस्चुरी में जो ज्वारीय गतिविधियां, जैसे समुद्रों में ज्वार आता है ना, समुद्र में का क्या, ज्वार का मतलब क्या है, पानी जो है ऊपर की ओर उठना, समुद्र का जल, और एक बार नीचे की ओर उठना। तो ये 2 बार होता है, 2 बार ऊपर जाता है, 2 बार नीचे जाता है। ये हम आपको ज्वार भाटा पढ़ाए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें बताए हैं कि ज्वार भाटा कैसे आता है, क्यों आता है। तो ज्वार भाटा जो है समुद्री क्षेत्र में आता है, तो ये जो एस्चुरी वाले क्षेत्र है इसमें ज्वार नहीं आता है, मतलब पानी ऊपर नीचे नहीं होता, तो पानी लगभग शांत रहता है। तो जो शांत जल है वो जीवों के रहने के लिए अनुकूल होता है, वहाँ जीव आराम से रह सकते हैं। पेड़ पौधों का भी विकास होता है, क्योंकि इसका पानी एकदम खारा नहीं है, दोनों के बीच की स्थिति ताज़ा और खारा मिक्स है, तो पोषक तत्व भी मिल जाते हैं, तो जीव जंतु आराम से वहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते हैं और रहते भी हैं। ठीक है, एस्चुरी का फ़ायदा क्या है, एस्चुरी ग्राउंड रिचार्ज में मदद करती है, मतलब वाटर लेवल का जो स्तर है वो एस्चुरी से क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि पानी जो है रिस रिस के ज़मीन में भीतर में जाता रहता है ना, क्योंकि पानी इकट्ठा रहेगा वहाँ पे। वहाँ जब समुद्र से मिल रहा है तो वहाँ पे पानी क्या होगा, एस्चुरी के आसपास इकट्ठा रहेगा। ठीक है, तो ये है। जैसे कौन कौन सी नदियाँ हैं भारत की जो एस्चुरी बनाती हैं, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई, माही हो गई, ये सब आता है एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव में, कि कौन सी नदी बनाएगी वो, तो नर्मदा, ताप्ती और माही, ये नदियां जो हैं क्या बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं।
तापी, ताप्ती भी कहते हैं, तापी, तापी लिखा है इसमें। ताप्ती कोई अलग नदी है क्या? ठीक है। और जो अभी आर्द्र भूमि की विशेषता बताए थे, क्योंकि एस्चुरी खुद में एक आर्द्र भूमि है, एस्चुरी खुद में एक आर्द्र भूमि है, तो वहाँ भी जो साफ वाला बताए थे ना कि अगर गंदा पानी आ रहा है तो वेटलैंड क्या करता है, उसको साफ कर देता है, उसके गाद को जमा देता है, जो सेडिमेंट है उसको जमा देता है नीचे, और वो पानी क्या हो जाता है, साफ। तो वो घटना भी यहाँ पे होती है ना, साफ जल भी यहाँ पे हो जाएगा एस्चुरी के पास भी। ठीक है। फिर अगला है मैंग्रोव पारितंत्र, मैंग्रोव वन। जितने भी ये आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र है या एस्चुरी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो वनस्पतियाँ मिलती हैं उनको मैंग्रोव कहते हैं, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव पारितंत्र। मैंग्रोव है, मैंगो नहीं है ये, है ना। मैंगो खाने का मन कर रहा है क्या आप लोगों का? राम जी का मन कर रहा है? तो जो मैंग्रोव पारितंत्र है वह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, मतलब ये गर्म क्षेत्रों में ही पाया जाएगा। ये मैंग्रोव वन है, पेड़ के प्रकार है, मैंग्रोव पेड़ का प्रकार है जो कि खारे पानी में पाया जाता है। यह एक विशेष पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है, खारे जल में पाया जाता है। तो ये गर्म वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्रों में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। तो गर्म क्षेत्रों में, और वो भी समुद्र के किनारे वाले भाग में, समुद्री तटीय भागों में। समुद्र का जो तटीय, आप सुंदरवन का नाम सुने होंगे, है ना। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र है, विश्व का, भारत का नहीं, भारत का तो है ही, जब विश्व का है तो भारत भी विश्व में ही है। तो जो सुंदरवन है, सुंदरवन, ये सुंदरी वृक्ष जो है ये मैंग्रोव की एक प्रजाति है, सुंदरी वृक्ष का नाम है मैंग्रोव प्रजाति। तो सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है, मैंग्रोव वन का क्षेत्र है। ठीक है। मैंग्रोव वन क्या है, वनस्पतियां हैं जो कि लवणीय जल में, खारे पानी में उगती हैं, और ये गर्म क्षेत्रों में ही पाई जाएंगी। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है। मैंग्रोव वन फिर क्या करते हैं, मैंग्रोव वन के पास क्या क्वालिटी है कि मैंग्रोव के जो वृक्ष हैं वो खारे पानी से ताज़ा पानी को अलग कर लेते हैं और उसको अवशोषित कर लेते हैं। खारा पानी से, नमक तो पीने से उसको कुछ फ़ायदा होगा नहीं पेड़ पौधों को, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, खारे पानी को, उनके पास ये क्वालिटी है कि खारे पानी को क्या करेंगे, वो अलग कर देंगे और साफ पानी को ग्रहण कर लेंगे। मान लीजिए अगर कुछ नमक मात्रा में चली गई उनके पौधों के अंदर, उसको वो पत्तियों के द्वारा क्या करते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्वालिटी है उनकी। और बहुत सारी क्वालिटी है, जैसे मैंग्रोव पौधों की जो जड़ें हैं, क्या होता है कि मैंग्रोव पौधे उन जगहों पे होते हैं जहाँ खूब पानी भरा होता है। जो हम समुद्र तटीय बता रहे हैं ना, वहाँ खूब पानी भरा होता है। पौधों का जो जड़ ओड़ है वो पानी के भीतर ही रहता है। इनकी एक जड़ खास होती है, वह क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंग्रोव पौधा है कोई, तो ये इसकी जड़ें होंगी जो ज़मीन में होंगी, और ये पानी यहाँ तक भरा है, एकदम भरा रहता है पानी, खारा पानी। इनकी कुछ जड़ें जैसे आप लोग देखे होंगे किसकी, बरगद की, बरगद देखे हैं, बरगद में ऊपर से लटकता रहता है, वो क्या है ना। तो वैसे ही इनकी जड़ें होती हैं। ठीक है। इनकी जड़ें क्या हैं, कुछ जड़ें ऊपर से निकली हुई होती हैं। वो क्यों निकली होती हैं, जिससे कि ये श्वसन कर सके, श्वसन की क्रिया इनकी हो सके, उसके लिए क्या है, ये जड़ें जिम्मेदार होती है। इनको कहते हैं न्यूमोटोफर्स, इनका नाम है न्यूमोटोफर्स, ये जड़ों का नाम है
न्यूमोटोफर्स, जिससे कि ये श्वसन की क्रिया क्या करे, आराम से इनकी संपन्न हो जाए। ठीक है। फिर मैंग्रोव का पौधा जो होता है वह जरायुज होता है। एक शब्द है जरायुज, जरायुज, जरायुज होता है। इसका मतलब क्या है कि जो मैंग्रोव का बीज है, मैंग्रोव का पौधे का जो बीज है वह जमीन में नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि जमीन में गिरेगा तो खारा पानी है वो नष्ट हो जाएगा। उसमें पेड़ मतलब उसके पौधे बनने की शुरुआत पेड़ से ही शुरू हो जाती है। जैसे पौधे, इसमें कोई बीज, जैसे आम आप लोग देखते हैं, आम कैसे पहले गिरता है, पकता है, फिर सड़ता है, फिर उसका जो बीज बचता है वही उगता है, तो ज़मीन में गिरता है। लेकिन इसमें वे बीज ज़मीन में नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि यहाँ खारा पानी है वो नष्ट हो जाएगा। उसके पौधा बनने की शुरुआत यहीं से हो जाता है। जब यहाँ से पौधा बन जाएगा तो उसकी जड़ें क्या है, धीरे धीरे विकसित होने लगेंगी और फिर ये अलग हो जाएगा तो एक अलग पौधा बन जाएगा। इसीलिए उसको जरायुज कहते हैं कि उसका बीज जो है पौधे जिस पेड़ पर उगता है बीज, वहीं से उसके पौधे बनने की शुरुआत हो जाती है, नीचे नहीं गिरता है। ठीक है ना, इसीलिए वो जरायुज है। ठीक है। और ये जो मैंग्रोव की जड़ें हैं जो ऊपर से निकली हुई रहती हैं, ये केवल श्वसन लेने के लिए नहीं है, ये मैंग्रोव को संतुलन भी प्रदान करती हैं। क्योंकि ये पानी वाले क्षेत्र में ना, तो वहाँ बार बार ज्वार आ रहा है, बार बार भांटा आ रहा है, तो पानी का प्रवाह इतना ज़्यादा है कि उससे वो उखड़ ना जाए, इसलिए वो संतुलन में बनाए भी रखती हैं ये जड़ें। ये फायदा इनका एक और भी ये है। उदाहरण कुछ देखेंगे तो भारत के पूर्वी तट पे सुंदरवन है, भीतरकनिका एक क्षेत्र है उड़ीसा के आसपास, कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है, कावेरी नदी का जो डेल्टा है, वहाँ भी मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनका फायदा ये है मैंग्रोव का कि जब चक्रवात आता है, चक्रवात आता है तो क्या होता है, चक्रवात आता है, खूब ज़्यादा बारिश होती है, हवाएं खूब ज़्यादा तेज तेज चलती हैं, तो अपने साथ सागर का पानी, समुद्र का पानी लेके चलती हैं, है ना। तो क्या होता है, जो तटीय वाला भाग है वो क्या होता है, प्रभावित होता है ना। तो अगर यहाँ पे खूब सारी मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं तो चक्रवात आदि के प्रभाव को क्या करती है, निष्क्रिय करती हैं, उसका नुकसान कम होता है ना। तो मैंग्रोव वनस्पतियाँ ये करती हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उनसे हमको सुरक्षा करती हैं, चाहे चक्रवात हो, चाहे सुनामी हो, है ना। सुनामी में बहुत सारा जल आता है, अगर वो डायरेक्ट अचानक तट से टकराएगा तो बहुत नुकसान करेगा। लेकिन अगर मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं, क्योंकि एक दो वनस्पतियाँ नहीं होती, इनका वन होता है, वन वनस्पतियाँ, वन सुंदर वन, तो वन में एक दो पेड़ तो होंगे नहीं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वे क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं तटों को। तटों में जो लोग रह रहे हैं, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, घर बनाया है, मकान, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। तो एस्चुरी में भी जो पेड़ पौधे उगते हैं वो भी मैंग्रोव ही होते हैं। ठीक है। जो आर्द्र भूमियाँ तटीय हैं, अभी आर्द्र भूमियाँ दो तरीके बताए थे ना, तटीय और इनलैंड, अंतःस्थलीय और तटीय। तो जो तटीय आर्द्र भूमियाँ हैं वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी जो है मैंग्रोव वन ही क्या होते हैं, उगते हैं। और ये सुनामी से, चक्रवात से क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये अति ठंडे जल में नहीं पेड़ पौधे पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को उसके अनुसार अनुकूलित नहीं कर पाते हैं। जो ज़्यादा ठंडा जल होता है वहाँ पे लवणता कम होती है। ठीक है ना। इनको खतरा भी है, वो खतरा किससे होगा, हम ही लोगों से होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं उनको, वहाँ पे घर बना रहे हैं, काट रहे हैं, या वहाँ पे ऑयल स्पिल हो जा रहा है। जैसे बड़े बड़े टैंकर आते हैं ना ऑयल्स के, तो अगर ऑयल स्पिल हो गया, पानी पे तेल फैल गया, तो उससे ये श्वसन आदि नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको नुकसान हो जाता है ना। और हम उनको काट भी रहे हैं, काट काट के अलग कर दे रहे हैं सब, या तो चोरी कर ले रहे हैं या तो वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। जैसे हम लोग आसपास अपने घर के आसपास करते हैं ना, नदियों के आसपास जो पेड़ पौधे उनको काट के खेती करने लगते हैं, वैसे ही इनके जो क्षेत्र है उनका प्रयोग हो रहा है। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं।
तो भारत में जो मैंग्रोव वन का क्षेत्र है आपको बता दिए ना, जैसे पश्चिमी तट पर केरल में भी पाया जाएगा, महाराष्ट्र में भी जो तटीय भाग हैं इनमें पाया जाएगा, जैसे गुजरात में पाया जाएगा, केरल में। बाद में ले लीजिएगा सर, थोड़ा कॉलेज हो गया क्या? तो ये जो तटीय भाग है ना, इनके किनारे मैंग्रोव के पेड़ पौधे मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक और कॉन्सेप्ट है, उधर खुला हुआ है, ले लीजिए ना। ले लीजिए ना, जाइए वहां से, उधर से चले जाइए, उधर से। एक कॉन्सेप्ट है प्रवाल भित्ति का, कोरल रीफ्स। कोरल रीफ क्या होता है जानते हैं? कोरल रीफ आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़ाए हैं? कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति। अब प्रोजेक्टर होता तो हम आपको इनकी सबकी इमेज भी दिखाते, प्रोजेक्टर ही नहीं है यहाँ। है? प्रवाल भित्ति क्या होती है? प्रवाल एक जीव है। प्रवाल क्या है? एक जीव है। अब वो जब मरता जाता है तो एक दीवार बना देता है, वो सब इकट्ठा होते जाते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, और जब मरते जाते हैं तो उनके पास होता है कैल्शियम, है ना, वो कैल्शियम से बने होते हैं। जैसे हमारी हड्डियां हैं वो कैल्शियम की बनी है ना। तो अभी सब लोग मरते जाएं तो देखते हो मूवी में कभी कभी दिखाता है कंकाल ही कंकाल दिख रहा है ना, बहुत जगह इकट्ठा हो गया है, कंकाल ही कंकाल। तो वो जो कंकाल है जब बहुत समय तक रहता जाता है तो एक दीवार, एक भित्ति की भांति बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति। जब प्रवाल जीव मरते जाएं और उनकी भित्ति इकट्ठा हो जाए। तो प्रवाल जीव क्या है, क्यों ये महत्वपूर्ण है? प्रवाल जो जीव है यह खुद से अपना भोजन नहीं बना पाता है जैसे हम लोग हैं। तो प्रवाल जीव एक शैवाल है, शैवाल जिसका नाम है जूजैंथले। जूजैंथले एक शैवाल है, उसका नाम है, शैवाल का नाम क्या है? जूजैंथले। तो जो प्रवाल है, जो जीव है, ये इसके साथ क्या करता है? सिम्बायोटिक रिलेशन स्थापित करता है। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक को हिंदी में कहते हैं सहजीविता। सहजीविता, सहजीविता का मतलब ये होता है कि दो अगर जीव सहजीविता में रह रहे हैं, उसका मतलब है कि कुछ मदद भोजन बनाने में ये इसकी करेगा और कुछ मदद ये इसकी करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के सहयोग से अपना जीवन यापन करेंगे। सहजीविता मतलब साथ में जीवन यापन करना, है ना, सहजीविता, सिम्बायोसिस रिलेशन। तो प्रवाल जो है ये वैसे तो सफ़ेद होते हैं क्योंकि ये कैल्शियम से बने हैं, सफ़ेद होते हैं, लेकिन ये जो शैवाल है जूजैंथेले, ये इसके ऊपर बैठ जाता है तो ये कलरफुल हो जाता है। जैसे अभी मान लीजिए ये शैवाल है ना, मान लीजिए ये क्या है? प्रवाल। अब प्रवाल के ऊपर कौन बैठ जाएगा? शैवाल, ये बैठ गया। अब ये मान लीजिए काले कलर का शैवाल बैठ गया है, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अंदर से ये कैसा है? सफ़ेद है, और बाहर से कैसा दिख रहा है? काला दिख रहा है। हालांकि काला नहीं होता है, वो हरा और लाल होता है, मुझे लाल वाले से बनाना चाहिए था। ये जूजैंथेले बैठा है, तो जूजैंथेले क्या करता है? यह प्रकाश संश्लेषण करेगा। ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का निर्माण करेगा और भोजन का निर्माण करेगा, ऊर्जा का। तो ये प्रवाल जो है ऑक्सीजन का प्रयोग करेगा अपने श्वसन में, और इस ऊर्जा को क्या करेगा? अपना भोजन के रूप में प्रयोग करेगा। वो जो भोजन बनाएगा
शैवाल। अब क्या करेगा, फिर ये जो अपना वेस्ट मटेरियल होगा इसका या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, उसको कौन प्रयोग कर लेगा, जूजेंथेले शैवाल। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए होता है, और प्रवाल इसको सुरक्षा प्रदान करता है जूजेंथेले को, ठीक है ना। तो प्रवाल और शैवाल मिल करके कलरफुल रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब तापमान बढ़ता है तो तापमान जब बढ़ेगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा करने लगता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा करने लगेगा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा करने लगेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी ना, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, प्रवाल को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए नहीं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि प्रवाल इसको बाहर भगा देता है, भाग जाओ यहाँ से, तो ये भाग जाता है और प्रवाल क्या हो जाता है, कुछ दिन अकेले हो जाएगा। उसी को कहते हैं प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन बहुत ही खतरनाक घटना है, प्रवाल विरंजन से क्या होता है कि ये जो जीव है ना, ये पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे जीव निर्भर हैं। जैसे आपको गेहूं उत्पादन करते हैं, धान उत्पादन करते हैं, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है तो नष्ट हो जाता है, तो आप उससे प्रभावित होते हैं ना। वैसे ही ये कई अन्य जीवों के लिए भोजन है। अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो अन्य जीव इनके ऊपर जो निर्भर है वो समाप्त हो जाएंगे, तो आपकी पारिस्थितिकी में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। पारिस्थितिकी में संतुलन बना रहना चाहिए, जितने जीव खाने वाले हैं और जितने जो उनको खाने वाले हैं, दोनों के बीच में ना तो ज़्यादा शेर हो जाए ना तो ज़्यादा बकरी हो जाए। ज़्यादा बकरी होगी तो पूरा घास खा लेगी, ज़्यादा शेर होगा तो पूरा बकरी खा लेगी, फिर घास कौन खाएगा, है ना। तो ये संतुलन होता है प्रकृति में। जैसे पहले क्या होता था कि जनसंख्या बढ़ती थी, फिर कोई आपदा आती थी, जनसंख्या कम हो जाती थी, फिर जनसंख्या बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है कि आपदा आती है, हम लोग बचा लेते हैं, क्यों? क्योंकि हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा कर लिए हैं, उसके कारण जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, पर्यावरण का नाश होता ही जा रहा है। पहले प्रकृति संतुलन में ला लेती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो प्रवाल विरंजन यही घटना है कि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की गति बढ़ जाती है, और प्रकाश संश्लेषण की गति बढ़ने के कारण ये प्रवाल जो है इससे अलग हो जाएगा और इसका कलर फिर सफ़ेद हो जाएगा। उसी को कहते हैं विरंजन, मतलब कलर का नष्ट हो जाना। तो जब फिर से सफ़ेद दिखने लगा तो उसी कहते हैं प्रवाल विरंजन हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, इनको जहाँ प्रवाल ज़्यादा पाए जाते हैं उनको समुद्र का वर्षावन कहते हैं। ये एक फैक्ट है, समुद्र का वर्षावन। ये जितना बता रहे हैं फैक्ट ना, यही मिड टर्म में आएगा। समुद्र का वर्षावन कहते हैं इनको, प्रवाल पारिस्थितिकी जहाँ पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी विविधता इतनी ज़्यादा है ना, इनकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है इनकी, इसी के कारण। भारत में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्ति है, फिर उसके बाद लक्षद्वीप में है, फिर मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, इन सब जगहों पे क्या है, प्रवाल भित्ति पाई जाती है। नुकसान कैसे हो रहा है? एक तो प्रवाल विरंजन का कारण प्राकृतिक है, तापमान बढ़ना। दूसरा क्या कारण है? हम हैं। दूसरे कारण हम हैं। हम मछली पकड़ने जाते हैं, उसमें प्रवाल फंस जा रहा है, मछली का कांटा फंस गया उसके नाक में, मुंह में, है ना। और खनन का कार्य कर रहे हैं, माइनिंग करते हैं हम लोग, कुछ जैसे हमको मोती चाहिए तो मोती के लिए प्रवाल को ही खन के फेंक दे रहे हैं, मोती मिल ही नहीं रहा है। तो ये सब हम लोग करते रहते हैं। और बाढ़ आदि के कारण बाढ़ का पानी गंदा पहुंच गया। ये प्रवाली जीव जो हैं एक विशेष तापमान में और एक विशेष लवणता में ही जीवित रहते हैं। जैसे इनके जीवन के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैं भूल गया था, इनका जीवन के लिए लगभग 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए,
जैसे ही तापमान इससे ऊपर नीचे होगा ये मरने लगेंगे अपने से ही। दूसरा, जो लवणता है वह लगभग होनी चाहिए 25 पर मिली, है ना। आपको लवणता का बताए थे, जब लवणता पढ़ाए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो लवणता कितनी होनी चाहिए। तो मतलब सिंपल सा ये है कि एक विशेष तापमान और एक विशेष लवणता वाले क्षेत्र में ही ये पाए जाएंगे। ठंडे प्रदेशों में प्रवाल भित्तियां नहीं मिलेंगी, प्रवाली जीव नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में जो